नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, बात कर रही हूँ दस्तक, दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक जो है एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर आम से ख़ास बनने तक के सफ़र पर बात होती है। इस कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान होते हैं वो अदब की दुनिया के लोग होते हैं, यानी साहित्य प्रेमी होते हैं, साहित्य लेखन में अपनी उड़ान पर हैं, अपनी ख़ास पहचान जो बना चुके हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। और इस साक्षात्कार में आज जो हस्ती हमारे साथ है, मैं उनके बारे में आपको जितना बताऊं कम है, क्योंकि जब मैंने भी उनकी, वैसे तो जानते हैं नाम है, पहचान है, लेकिन जब प्रोफाइल हाथ लगी, बायोडाटा, तो 5 इतने पेज का बायोडाटा पढ़ के ही समझ में नहीं आया कि आपसे उनका परिचय करवाएं या बायोडाटा सुनाएं। जी हाँ, बहुत मुकम्मल हस्ती हैं, ख़ास पहचान रखती हैं। और उनके बारे में अगर मैं बात करूं कि जीवन के तमाम रंग उनके जीवन में है, मतलब उनके लाइफस्टाइल में वो तमाम रंग हैं जो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। नृत्य, संगीत, साहित्य, कला, पाक कला, मॉडलिंग, मतलब कला संस्कृति के प्रति प्रेम, और साज सज्जा, डेकोरेशन, और इसके अलावा और बहुत कुछ आयाम है उनके जीवन के। और जितना हमने उनको जाना, विधाओं की बात करें तो साहित्य की अगर विधा की बात करें तो आप गीत कहते हैं, कविता कहते हैं, लघु कथा कहते हैं, लघु कहानी कहते हैं, लेख आलेख आपके अक्सर प्रकाशित होते रहे हैं। और आलेख और लेखों के लिए तो आप जो हैं बहुत ख्याति प्राप्त हैं। आपकी रचनाएं, आपके अंदाज के साथ वाकिफ़ हैं लोग, आपसे आपका नाम ही काफ़ी है। और बात करें भाषा की, आपको पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू सभी भाषाओं का ज्ञान है, सभी विधाओं में कहती हैं। और लोक गीतों पर आपकी मजबूत पकड़ है। हरियाणवी संस्कृति हो या पंजाब की संस्कृति हो, भाई रहते तो चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ तो दोनों राज्यों की राजधानी है, तो वो रंग जो है पूरा पूरा उनके जो है अदा में है, उनकी भाषा में है, उनके अंदाज में है। और सम्मान की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, मैं उनके सम्मानों की बात करूंगी तो पूरा ही इंटरव्यू जो है सम्मान के बारे में बताते हुए निकल जाएगा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि पूत के पैर पलने में ही पहचाने जाते हैं। उनको देखकर ही लगता है कि कुछ खास बात है। उनके जीने का अंदाज़, उनके बोलने का अंदाज, उनके हर शैली जो है एकदम कलाकार जिस तरह से अपनी अदाओं से दूर से ही पहचाना जाता है, मैं तो यही कहूँगी। और आप जो हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मैं उनके बारे में ख़ास बात बता दूँ सम्मान की। मुख्यमंत्री साहब से, यानी राज्य स्तरीय के जितने भी तमाम अवार्ड्स हैं, चाहे किसी भी फील्ड के हों, नगर निगम हो, कला हो, संस्कृति हो, नृत्य हो, संगीत हो, और मतलब इसके अलावा भी और जो अदारे हैं जो हमारे जीवन के से जुड़ते हैं, अनेक संस्थाएं और संस्थानों द्वारा साहित्यविद हैं और डिप्टी डायरेक्टर रही हैं हरियाणा शिक्षा विभाग में। तो सोचिए कि उनका मयार क्या है। तो आज वो हमारी गिरफ्त में है, हमारे पहलू में है, हमारे साथ है। आज उनसे करेंगे ढेरों सवाल, ढेरों बातें। और जी हाँ, देर कैसी, तो करवाते हैं आपकी मुलाकात हमारी ख़ास मेहमान सुनीता हुड्डा नैन जी से। सुनीता हुड्डा नैन जी, आप स्टूडियो में आए, जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी, और आज हम बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप जैसी प्यारी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है, हमसे तो जुड़ी है, हमारे दर्शकों के साथ आज जुड़ी हैं। और बहुत सारे सवाल आते हैं आपको देखकर जहन में। आप नृत्य आप करती हैं, संगीत, गायन, लेखन, पाक कला, अभिनय, एक्टिंग, मॉडलिंग, और अनेकों संस्थाओं द्वारा जो है अनेकों संस्थाओं के साथ आप जुड़ी हैं। जो भी कहते हैं ना, संस्कृत और संस्कार से संबंधित कोई भी आयोजन प्रयोजन होते हैं, वहाँ पे सुनीता नैन होती हैं। तो मैं तो बस एक सवाल पूछूंगी, इतने सारे तमाम चीज़ों के ऊपर छोटा सा सवाल है कि ये हुनर, एक गीत याद आता है, मेरी जान तूने ये सीखा कहाँ से, ये हुनर तूने सीखा कहाँ से, ये मुस्कुराना, ये हंसना, जीवन को कैसे आप इतना खुशहाल रखती हैं, ये अंदाज कहाँ से सीखा आपने? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उर्मिल जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी। और जीने के अंदाज़ की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल में मेरे खून में ही है, क्योंकि मेरे
दोनों पेरेंट्स भी बहुत जिंदा दिल बिंदास मतलब रहे हैं अपना टाइम में। और मेरा एक ही फंडा है ज़िंदगी का कि आज जी लो कल हो ना हो। क्या तो बात इसलिए ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब चली जाए, तो उसको खुल के क्यों ना जिया जाए। तो इसलिए बिंदास रहते हैं, जियो खुल के। जी जी, नहीं वो तो बात ठीक है आपकी कि खुल के जीते हैं, लेकिन ये चलो पेरेंट्स से भी मिल गया कि आप जिस घर पे हैं आपको वातावरण मिला, तो फिर आप कहाँ से हैं? चलो बताइए, धीरे धीरे चलते हैं उस वातावरण की ओर भी चलते हैं जहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी पैदाइश, फिर आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, इस पर भी ज़रा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बेसिकली तो मैं आपको कहूँगी कि मैं हूँ रोहतक से, हरियाणा से। जी। बट बाय बर्थ चंडीगढ़ में मेरा जन्म हुआ, मेरी सारी शिक्षा चंडीगढ़ की है। तो आप हरियाणा से हैं, रोहतक से हैं, तो फिर बोली की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है कि हरियाणवी आपको बहुत अच्छी आती है, मास्टर हैं आप, कि संगीत से भी जुड़े हैं, तो वहाँ की तो रागनी का जो दमदार अंदाज है, तो वाकिफ होंगे आप उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं रागनियाँ लिखती भी हूँ जी, और ऑल इंडिया रेडियो रोहतक से मैंने कम से कम 25 साल तक गाया है। क्या हरियाणवी फोक, रागनी, किस्से, सांग सब गाया मैंने। मैं आपको एक हरियाणा की धूम की रागनी सुनाती हूँ। जी जी जी। और इस रागनी का एक और चीज़ बताती हूँ कि मैंने 70 लोगों को ये रागनी इकट्ठे गवाई थी। ये हरियाणा के इतिहास में आज तक तो नहीं हुआ है जी। हिर सारे देश में धूम मची से, रे आज मेरे हरियाणे की, हरियाणे में धूम मची से, तीज त्योहार मनाने की है, हरियाणे में धूम मची से, तीज त्योहार मनाने की। कुरुक्षेत्र से धर्मस्थल अड़े युद्ध छिड़ा था पहली बार, गीता का था ज्ञान दिया कृष्ण ने जो था अर्जुन यार, फिर ज्ञान की गंगा बहा दे, हो गया सुखी सारा संसार। क्या बात है। बालक बालक जाने से अड़े गीता की बाणी गाने की, हरियाणे में धूम मची से, तीज त्योहार मनाने की, हरियाणे में धूम मची से, तीज त्योहार मनाने की। छोटू राम जी से लाल होए अड़े दुनिया में कर दिया था नाम, देश आजाद करान की खातिर वार दिए मामा ने लाल, मेरा किसे का बेटा किसे का भाई, किसे का था ओ सिर का ताज। क्या बात है। छाती ठोक के बोले से हम नहीं बात शर्माने की, हरियाणे में धूम मची से, तीज त्योहार मनाने की, हरियाणे में धूम मची से, तीज त्योहार मनाने। और बात नैन की करें तो हरियाणवी संस्कृति कल्चर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि नृत्य भी करती है, लोक गीत में भी पारंगत है, अनेकों ढेरों अवार्ड मैडम के पास हैं। और हम फिर से उनको गुजारिश करते हैं, एक हरियाणा की छोरी है तो हरियाणवी एक रंग और देखने को हमें मिलेगा। जी बिल्कुल ज़रूर, आप फरमाइश करें और मैं ना पूरी करें तो हो नहीं सकता। जी हमारी तो आप ही फरमाइश है। जी। भारत माँ के घुसपैठियाँ का जड़त कर दो नास, देश मन प्यारा से, भारत माँ के घुसपैठियाँ का जड़त कर दो नास, देश मन प्यारा से, ना चाहिए मन कोठी बंगले, ना चाहिए मन कोठी बंगले, ना चाहिए मन हंसली कंगने, ना चाहिए मन हंसली कंगने, ना तो मोटर कार, देश मन प्यारा सा। वाह वाह वाह। भारत माँ के घुसपैठियाँ का जड़त कर दो नास, देश मन प्यारा सा, देश के ऊपर मर मिट जाना, देश के ऊपर मर मिट जाना, इस पर तन भन धन से लुटाना,
इस पर तन मन धन से लुटाना, ना क्या है कि चाह देश मन प्यारा से। भारत माँ के घुसपैठियाँ का जड़त कर दो नास, देश मन प्यारा से। क्या बात है, बड़े हम त गोरी शहीद होवांगे, देश की हम तकदीर बनांगे। ले लो मारा सलाम, देश मन प्यारा से। वाह वाह, तो ये हरियाणवी का एक और रंग बहुत है। ही खूबसूरत सादगी से जो है बड़े एहसास की बयानी है और वाकई अपनी जान देने को तैयार है और बहुत ही खूबसूरत रचना है। और आप पंजाब में भी आपने अपनी छाप छोड़ रखी है, क्योंकि सिर्फ हरियाणा की नहीं, आप पंजाब में भी जो है आपकी पहचान है, चंडीगढ़ में आपकी पहचान है, तो पंजाबी का रंग भी आपके पास है। तो कोई पंजाबी रंग भी क्योंकि हो जाए। चंडीगढ़ में पैदा हुए ना, तो पंजाबी भी ठेठ हम लोगों को आती है। तो हरियाणा के तो हैं ही, बिल्कुल, तो इसलिए हरियाणवी भी ठेठ आती है। तो दो स्टेट में रहने का ये फायदा हो गया, फायदा हो गया जी। और कहते हैं ना, जब लिखने की तो बात जहाँ आती है, जहाँ दिल को कोई चीज ने टीस दे दी, और जब तक कलम से नहीं निकलेगी, सही बात, आपको चैन नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। तो वही मैंने, हाँ, जो आजकल चल रहा है कि बेटियों को हमेशा कहते हैं, मायके में रहती तो कहते हैं तूने बेगाने घर जाना है, लेकिन ससुराल में रहो तो कहेंगे तू उस घर की है। और बेटियों को बेगानी कहते हैं, लेकिन आजकल जो बेटे बेटियों में फर्क बताया जा रहा है उसके ऊपर ही है, उसके ऊपर। और हाँ, मुझे बेटियों की चलती बात पे मेरी ही पंक्ति याद आ गई है कि इसने कहा उधर घर है, हाँ, उसने कहा इधर घर है, मैं पूछती हूँ आखिर कि बेटियों का किधर घर है। घर है जी। तो उसी के ऊपर मैंने पंजाबी में लिखी थी जी। थी बेगानी नहीं वे लोको, थी बेगानी नहीं वे लोको, आज पुत बेगाने होए। क्या बात है। ताइयों मापे रहंदे कल्ले लग कंधां नाल रोए। क्या बात है। ती बेगानी नहीं वे लोको, आज पुत बेगाने होए। ताइयों मापे रहंदे कल्ले लग कंधां नाल रोए। मैं तां कहंदी रब्बा हर एक घर विच तीता होए, जी दे अगे रोके मां दे दर्द ता हल्के होए। क्या बात है सुनीता जी। जी दे गल लग मां पे रोए, अथरू ना पूछे कोए। वाह 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 वाह। ताइयों मां पे रहंदे कल्ले लग कंधां नाल रोए। क्या बात है। बचपन खेडे पैण परा हुणे अज बेगाने होए। वाह वाह। रब जाने की होया जिने पट दिते दिल मोए। रम जाने को कौन कड़ी जिने पट दिते ने टोए। ताइयों मापे रहंदे कल्ले लग कंधां नाल रोए। वाह वाह। माँ बाप अकेले रहते हैं आज के टाइम में, और खासकर बेटियां उनको संभाल रही, बेटे नहीं संभालते। हकीकत है, यही हाल है। देख ले आज ओए रब्बा अपने जने पराए होए। जी दे लई सी राता जागी होई कि एक दिन गिनवाए। देखो लोको पैसे ने आज रिश्ते सारे खोए। ताइये मापे कल्ले रहंदे लग कंधां नाल रोए। वाह वाह सुनीता जी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। के घर से छड़िया सुन के तू ती बेगानी होए। सोरे कर भी ए हो सुनिया के तू जाई बेगानी होए। पेके सोरे दोना विच मेरा नहीं ठिकाना कोए। ताइयों मापे रहंदे कल्ले लग कंधां नाल रोए। वाह। नारो बाबल मेरिया ते नारो मेरी माए। क्या बात है। रब तो पहला रब हो मेरे, तुसी रब तो बड़े होए। मतलब मेरे लिए माँ बाप मेरे भगवान से भी बड़े हैं।
क्या बात। दोहे रल विल फोड़ लवांगे, जिंदड़ी ने दुख जो बोए, वाह वाह। ताइयों मापे रहिंदे कल्ले, लग कंधां नाल रोए। देख वे रब्बा किधरे जावा, सारे लोग बेगाने होए, कानू लोकी कहंदे ने के धी ना किसे दे होए, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏ, ਤਾਈਓ ਮਾਪੇ ਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੱਗ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਰੋਏ, ਤੀ ਬੇਗਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਏ, ਤਾਈਓ ਮਾਪੇ रहंदे कल्ले, लग कंधां नाल रोए। बहुत खूब सुनीता जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गीत सुनते वक्त मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये आज के हालात के ऊपर है, और हमारे वृद्ध आश्रम में आप देखिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और बच्चे विदेशों में चले गए हैं, बिल्कुल वापस लौट के नहीं आने के लिए, लौट के नहीं आने, वहीं पे रच बस गए हैं और यहाँ पर माँ बाप हैं, इंतजार करते हैं, है ना। तो बहुत सारी है, और एक साहित्यकार की यही तो खासियत होती है कि वो ताज़ा घटना पर अपनी कलम रखता है। आज जो चल रहा है समकालीन जो है उस पर उसकी तीखी नज़र है, पैनी नज़र है, और उसी पहलू पर कलम है। और आप हिंदी में भी महारत हासिल है, हिंदी में भी आप लघु कथा कहती हैं, कहानी कहती हैं, गज़ल कहते हैं, लेख आलेख आपके संपादित होते रहते हैं, और अब टीवी पर रेडियो पर अक्सर प्रसारित भी होती हैं, और आज हमारे पास भी प्रसारण के लिए आई है और रूबरू हो रहा है आपसे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। और बात हिंदी की करते हैं कि तमाम विधाएं हैं हमारे पास, कि भाई अब सभी विधाओं में लिखते हैं, तो कौन सी विधा आपके दिल के ज़्यादा करीब है जिसमें आपने शुरुआत करी? गीत है या गज़ल है, मैं ज़्यादा लिखती हूँ, बट वो कहते हैं ना संगीत मेरी शिक्षा ली है, तो इसलिए उसको धुन में बांध देते तो उसकी बात कुछ अलग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। तरन्नुम में गाने से। यस, तरन्नुम में गाते हैं। और प्रेरणा किससे मिली आपको? चलो हम तो सुनेंगे आपसे। वैसे तो मेरी 7 पीढ़ियों में, क्योंकि जाटों के घर में वैसे भी संगीत को बुरा माना जाता है, वो कहते थे भांड पैदा हो गए घर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट मैंने अपने फादर साहब को, डूम भी बोलते थे, डूम भी बोलते थे। हाँ, कि भाई तो डूम है, क्योंकि जब मैंने म्यूजिक जाति लिया, होती थी ना, डूम जाती होती थी, वो एंटरटेनमेंट के लिए डूम होते थे, डूम होते थे, गाते थे, नाचते थे, ब्याह शादी में बुलाने के लिए। तो जब इस तरह से जाटों में, और जाटों के घर में तो अलाउड ही नहीं था बिल्कुल भी। हाँ। तो जब मैंने संगीत लिया, मेरे दादाजी ने यही कहा, छोरी का ब्याह कर दो। हाँ, अच्छा, या कि तो डूम बनेगी। अच्छा, यहाँ तक भी नौबत आ गई थी। कितने साल के थे आप जब आपकी शादी हुई? शादी मैंने कहा ना, मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी है शुरू से। अच्छा। पेरेंट्स ने इतनी छूट दी थी, वो कहते थे आप जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो। हाँ। क्या करते थे आपके फादर साहब? मेरे फादर साहब अंडर सेक्रेटरी हरियाणा सेक्रेटेरिएट से रिटायर हुए हैं जी। और मदर मेरी बिल्कुल अनपढ़ हैं। हाँ। लेकिन मेरे पापा ने उनको भी इतना पढ़ा दिया कि इंग्लिश की कमेंट्री सुनती है, क्रिकेट की शौकीन है। अच्छा। यस, हिंदी के अखबार पढ़ लेती हैं, हाँ। मैगजीन पढ़ लेती है। इतना पापा ने उनको खुद पढ़ा दिया, बना दिया है, सक्षम कर दिया है। यस, सक्षम तो कर दिया। फिर आपकी फिर रोहतक में ही सारी पढ़ाई लिखाई हुई थी कि नहीं? हमारा जन्म चंडीगढ़ में हुआ। हाँ। तो चंडीगढ़ में ही मेरी पढ़ाई हुई है। MCM कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। यस, और GCG कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया, देन BEd किया सेक्टर 20 चंडीगढ़ के कॉलेज से। जी जी। तो जैसे कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, वो भी हरियाणा में जाटों के, तो कहते हैं अरे छोरी सुहासन होगी, इसकी शादी कर दो +2 के बाद। देन ग्रेजुएशन के बाद शोर मचा। तो जब आपके फादर साहब कहते थे कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन किसने कहा कि नहीं नहीं? मेरे दादाजी ने जी, क्योंकि वो संकीर्ण विचारों के थे ना, वो चेंज नहीं हो सकता पुराना सिस्टम। तो मैं आपको किस्सा भी सुनाती हूँ अपने कि मेरे दादाजी ने अपने आप से लड़का ढूंढा और हम चंडीगढ़ में थे, लड़के वालों को लेके घर पहुंच गए बिना घर में किसी को बताए। बिना घर में किसी को बताए। अच्छा। और लड़का कहाँ का था? लड़के ने लॉ किया ही था जस्ट अभी, और मैं ऑलरेडी जॉब में थी। अच्छा। मैं DAV स्कूल सेक्टर 8 यहाँ चंडीगढ़ में पढ़ा रही थी। तो वो आए जी, कहते जी आपके फादर साहब से मिलना है। मैंने कहा आप कौन? कहते हम सगाई करने आए हैं। मैंने कहा किसकी? कहते हुडा साहब की लड़की की।
अच्छा, मैंने कहा लड़की तो मैं ही हूँ। कितने जने थे जो घर पे आए सगाई करने? लड़के के फादर थे, उनके बड़े ब्रदर थे। लेडीज को तो हमारे लेके नहीं पहले नहीं जाते थे लाते पहले। थे, हाँ, हाँ। और उस दिन मेरे मम्मी पापा को पुरानी मूवीज जैसे पसंद थी। और लड़का भी था साथ में? लड़का साथ नहीं था, लड़के को तो लाते ही नहीं थे। हाँ, लड़के मैं बड़ों को। ने देख लिया तो देख लिया बस। अच्छा, तो 2 जने आ गए थे सगाई करने? सगाई करने के लिए। अच्छा, तो मेरे मम्मी पापा मूवी देखने गए हुए थे, दो बदन। अच्छा। तो मैंने कहा बैठो, तो आए तो मेरे पापा कहते भी ऐसे ऐसे सगाई करनी है। तो मेरे को तो एकदम से ताव आ गया। मैंने कहा अरे मुझसे पूछा नहीं, मैंने देखा नहीं, भाला नहीं। तो ये पढ़ाई इसलिए की थी क्या, खूंटे के ऊपर बांधो जहाँ दिल चाहेगा आप लोगों का। मैं कहा मैं शादी नहीं करूंगी। तो मेरे दादाजी कहते मैं तो छोरी उनके घर रोटी भी खाया, अब तो सगाई होएगी। अच्छा। हाँ, तो वो जैसे किसने कहा था रोटी मेरे दादाजी ने बोले। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप ही सगाई कर लो, रोटी आपने खाई है। हाँ, तो जैसे वो साड़ी वगैरह देते, अंगूठी दी, तो मैंने अंगूठी फेंक के मारी। मैंने कहा दादाजी ये सगाई आप ही करो, मैं तो नहीं करूंगी। बहुत बड़ा हौसला रहा होगा। लेकिन आपके मम्मी पापा आपके फेवर में होंगे? मेरी मम्मा ने फिर भी कहा कि नहीं नहीं तू ना बोलो मत, जो हो रहा है होने दो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कोई गाय नहीं हूँ कि जिस खूंटे को बांध दोगे मैं बंध जाऊंगी। क्या बात है? मैंने पढ़ाई की है तो मैं अपने पैरों पे पहले खड़ी होंगी, उसके बाद मैं शादी की सोचूंगी। तो मेरे पापा इस चीज को एग्री कर गए, कहते ठीक है भाई हम ये सगाई बिल्कुल नहीं करेंगे, और जिस दिन तुम कहोगे ना कि हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तब आपकी शादी क्या बात है। तो ये जो आपकी क्रांति मेरे पापा की तरफ से ही आई है। ये बहुत बड़ा जज्बा है, और ये हौसला कहीं ना कहीं परिवार में भी, जब माता पिता से पूरी आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, तो वहीं से थोड़ा और रास्ता खुल जाता है। उसके बाद फिर टॉम बॉय वाली जिंदगी जी मैंने। वो कहते थे जिंदगी में किसी से मत डरना, सिर्फ ऊपर वाले से डरना। तो वो आज तक किसी से डरी नहीं, ऊपर वाले से ही डरते हैं। तो वही बिंदास जिंदगी जी रहे हैं। बहुत खूब। और फिर शादी फिर आपने कब करी? फिर शादी मैंने शादी की आफ्टर बीएड में डीएवी में पढ़ा रही थी, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो वो लड़का आपने पसंद किया या फिर से दादाजी कोई लाए? नहीं, वो पहले मेरे पेरेंट्स ने देख लिया था, लेकिन मैंने नहीं देखा था। रोहतक में थे, वो डॉक्टर थे, और मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट रोहतक में ही हुई थी गवर्नमेंट जॉब में जी। तो वो लड़का मुझे देख गया था। तो फिर सगाई में वही सिस्टम कि लड़का नहीं आएंगे, लड़के के पेरेंट्स आ जाएंगे और आ जाएंगे सगाई करने के लिए। तो वहाँ पर मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर बैठे। तो कहते जी हम पूरी तैयारी करके आए। तो मैंने कहा लड़का कहाँ है? कहते जी छोरा तो नहीं आया। मैंने कहा छोरा दिखाओ, अदरवाइज तो मैं नहीं करूंगी। आपने कहा? मैंने बोला ये कि छोरा मेरे पापा की दिया हुआ था हौसला मुझे कि भी वो कह रहे थे ठीक है। मैंने कहा पहले लड़के को बुलाओ। कहते छोरा तो देख गया। मैं क्या देख लिया होगा, मैंने तो नहीं देखा, जिंदगी मैंने गुजारनी है उसके साथ। बहुत अच्छी बात तो मैंने कहा लड़के को बुलाओ। तो तब वो फिर बड़ा, क्योंकि मेरे रूरल एरिया से है, मेरे इन लॉज भी, वो कहते छोरी तो बड़ी तेज है। फिर हस्बैंड को बुलाया गया। मैंने देखा हस्बैंड को नहीं, उस लड़के को बुलाया गया। वो लड़का जुल्फे हिलाते हुए, अच्छा 6 फीट के, ऐसे दूर से मुझे आते नजर आए। मैंने वहीं से इशारा कर दिया इट्स ओके। पसंद आ गया। यस। अच्छा, तो ऐसे हमारा शादी हुई। क्या बात है। लेकिन वो भी फिर पूरे रोहतक में शोर मच गया था, इनकी लव मैरिज है। लोगों को लगता था क्योंकि मेरे घुटने से लंबे बाल थे, अच्छा पंजाबी बोलती थी ठेठ, तो लोगों को लगता है ये सरदारनी है। अच्छा, कहते इसने जाड़ छोरे को फंसा लिया। तो सारे रोहतक में शोर था कि लव मैरिज कर ली छोरी ने, फंसा लिया लड़का। चंडीगढ़ से पंजाब का ताल्लुक है ही, तो वो लोग कहते हैं चंडीगढ़ की तो शक्ल सूरत ऐसी थी कि पंजाबी लुक आती थी, बिल्कुल एक ठेठ पंजाबी बोलना। तो वो भी बड़ी बात। चंडीगढ़ में तो जो रहता है वो धीरे धीरे बिहारी भी धीरे धीरे पंजाबी लगने लगता है, क्योंकि हमारे सब्जी वाले भी, यहाँ तक जो सब्जी वाले आते हैं जितने भी, वो भी पंजाबी में बोलते हैं। बिल्कुल। तो पंजाब का रंग तो आएगा ही जब चंडीगढ़ में जो रोजी रोटी लेकिन उसका जिंदगी में फायदा भी रहा, फायदा भी होता है। जितनी जुबान सीख लो, कोई कमी नहीं है जुबान सीखने में, उतना जिंदगी में। तो वो लड़का जो आपने पसंद किया था, वो बिल्कुल ठेठ आज भी उतना ही पसंद है। बिल्कुल, वो तो मेरे दिल के करीब है। क्या बात है जी, हम तो चाहते हैं आपके दिल के ही करीब रहे। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि डॉक्टर साहब बेशक से रूरल एरिया में रहे, रोहतक अब थोड़ा मॉडर्न हुआ, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता था मैं किसी गांव में चली गई। उनको देख के लगा लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पापा की नेचर के मिले। वो कहते नहीं, आपके पापा ने आपको कभी नहीं रोका तो मैं भी नहीं रोकूंगा। आपको जिंदगी में जो करना है, जहाँ जाना है, आपके लिए खुली छूट है। तो वो मुझे बहुत पापा के साथ बेटी का एक कितना
अजीज और कितना कितना समझ वाला रिश्ता होता है कि बहुत नजदीक अगर होता है, बेटी से बेटियों पूछो का कि खासकर। बेटी से पूछोगे भी लड़के का मिजाज कैसा हो, तो बेटी मोस्टली ये कहेंगी पापा मेरे आपके पापा जैसा, जैसा, पापा बिल्कुल। जैसा नेचर हो, क्योंकि पापा अपनी बेटी को पलकों पे रखता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक कल्पना होती है लड़की की कि मेरे पिता की तरह मेरा पति भी मुझे अपनी पलकों पे रखेगा, मेरे नाज वो नखरे उसमें उठाए, मतलब अपने पति में अपने व्यक्तित्व, फादर की झलक दिखती है झलक, हमेशा। क्योंकि लाड प्यार मिला है, केयर मिली है, वो बिल्कुल केयर वाला बिल्कुल। पति चाहती है। जी बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, और फिर अब और क्या नया सुनाने वाली हैं आप, जो आपके दिल के बेहद करीब हो? प्यार के ऊपर मैं लिखती हूँ काफी। जी, वो तो लग ही रहा है प्यार क्योंकि ही प्यार प्यार। जिसको मिल जाए, चाहे हाँ, वो माँ बाप का हो, चाहे पति का हो, चाहे दोस्तों का हो, सही बात है, आपको तो सबका उसकी मिल रहा है, जिंदगी, आपको तो पूरे मैं समाज कहती हूँ का। उससे ज्यादा खुशहाल इंसान नहीं हो सकता। जी, और उसके चेहरे पे आप हमेशा एक मुस्कुराहट देखेंगे। सही बात है, जो प्यार में होता है यस, उसका क्योंकि वो चेहरा प्यार मुस्कुरा। करता है, प्यार ही बांटता है। क्या बात है। तो ये भी एक किस्सा है, इसके पीछे भी जो मैंने गजल लिखी है। जी, मैं कॉलेज में प्रिंसिपल थी, डाइट अच्छा, कॉलेज पंचकूला में। जी, तो मेरी एक स्टूडेंट थी हम्म, जो किसी लड़के से प्यार करती थी। अच्छा, तो वो उसके लिए सुसाइड करने को तैयार होगी। तो मेरे हम्म, पास मैसेज आया, तो मैंने उस बच्चे को समझाया। हम्म, तो कहती मैम मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और मैंने फिर लड़के से बात करी तो पता चला लड़के ने कहीं और ही चक्कर चल रहा है। तो अच्छा, मैंने उसको कहा यार ये प्यार थोड़ी कहते हैं। ये एक सामाजिक समस्या है। मैंने भी एक दो कहानियां अपनी आंखों के एक तो आगे। कहते हैं ना इमेच्योर होते हैं बच्चे, मैच्योर नहीं होते। वो थोड़ा सा किसी से प्यार से बोल लो, और खासकर लड़कियों को मैंने देखा है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी स्वीट, वेरी स्मार्ट, इतना कहने से ही चाहे बद्दी से बद्दी भी शक्ल की वो फूल जाती है। फूल उसको लगता जाती है है, तुम हाँ, पता नहीं क्या चीज हो, हाँ, और वो बहकावे में आके अपनी जिंदगी बर्बाद कर बर्बाद। लेती है। आपने तो देखा है अपनी आंखों से, कॉलेज बिल्कुल। में देखा है ना, शिक्षा विभाग में भी रही है, कॉलेज में पढ़ाया है, और लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाया है आपने, तो आप तो बहुत बारीकी से उनकी जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनको देखा है आपने उनकी। तो ये तो बात सच्ची है, पर ये भी एक मैंने देखा है आजकल, ये हकीकत है कि लड़का किसी और से प्यार करता है, लड़की उस लड़के से करती है, वो उसके लिए पागल है, वो किसी और के पीछे वो किसी पागल के है। पागल। और इतनी समझ नहीं है कई लोगों को कि जो कहीं और जुड़ा है वो मुझसे क्या जुड़ेगा। लेकिन वही ये फर्स्ट लुक एंड वही है कि चीजें हो रही है समाज में। तो प्यार, आपने जो कहानी सुनाई, मतलब कहानी वो सुनाते, उस लड़की का मैंने पागलपन ही देखा, हर टाइम रोते रहना, खाना नहीं खाना। तो उसी पे मैंने फिर जी लिखा जी, था, बहुत खूब। प्यार की आँख में कहानी है, प्यार की आँख में कहानी है, तेरी आँखों का कहता पानी है, प्यार की आँख में कहानी है। वो कह रहे वो तो आपकी रूह में नहीं उतरा, आप उसके पीछे क्यों पागल हो रहे हो। रूह में जो उतर नहीं पाया, रूह में जो उतर नहीं पाया, वाह वाह, फिर तो क्यों उसकी यूं दीवानी है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, तेरी क्या खूब प्रेरणा आँखों है। का कहता पानी है, प्यार की आँख में कहानी है। कहते प्यार में शक किया नहीं करते, क्योंकि प्यार तो होता है लेकिन वो एक दूसरे पे फिर भी शक करते हैं, कहीं ये किसी दूसरे के साथ तो नहीं है, वहम रहता है। प्यार में शक किया नहीं करते, प्यार में शक किया नहीं करते, ये तो बस रब की मेहर बानी है। क्या बात है। तेरी आँखों का कहता पानी है, वाह वाह वाह, प्यार की आँख में कहानी है। और जो उसका जुनून देखा मैंने लड़की का, कि वो उसको चाहे नहीं चाह रहा है लेकिन उसके अंदर जुनून है और वो उसके पीछे पागल हुए घूम रही है। प्यार होता है एक
जुनू की तरह। क्या बात है, वाह। प्यार होता है एक जुनू की तरह। आज मैंने ये बात जानी है, तेरी आँखों का कहता पानी है, प्यार की आँख में कहानी है। क्या बात तो है। ये इस किस्से के ऊपर ये बिल्कुल। और जो है बेटी के ऊपर या बेटियों को, लड़कियों के लिए जो आज के समय में जो हो रहा है, उस पर भी आपने रचना सुनी और अनोखे अंदाज के साथ है। आज हमारे साहित्य दर्शन के साथ जीवन दर्शन भी है, एक संदेश के साथ आज हमारा साक्षात्कार हो रहा है। बहुत खूबसूरत शिक्षा भी दे रही हैं बेटियों को, समाज को। और आगे बढ़ाते हैं बात। बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। शादी कैसे, हरियाणा की लड़की, देख कहते हैं ना हरियाणा बहुत पिछड़ा हुआ कहते हैं लोग, हरियाणा ये हरियाणा वो। देखिए हरियाणा की एक मिसाल है आज हमारे साथ कि हरियाणा की जो बेटियां ऐसी भी हैं जो घर में जो है आए हुए मेहमान को कह देती हैं कि जाओ अपनी अंगूठी ले जाओ, अपनी साड़ी ले जाओ, मैं अपनी पसंद का वर चुनूंगी। तो इतनी सशक्त बेटियां भी हैं घर में जो निर्णय ले सकती हैं, सही क्या है गलत क्या है समझ सकती हैं। और बढ़ाते हैं बातों का सिलसिला आगे। तो सुनीता जी बहुत अच्छा लग रहा है, एक जिस तरह का आपने अपना व्यक्तित्व दिखाया है। उस समय जब लड़कियों में एक उम्र होती है कि भाई वो दबू टाइप की होती हैं, दबती हैं, और जो दबूपना होता है उससे आपने जो है ये जाहिर कर दिया कि आप लड़कियों के लिए एक मिसाल है कि अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए आप जो है चुनाव कर सकती हैं और आपका अधिकार है, वो प्रेरणा बने आप। और एक आज के समय भी कुछ ऐसा लिखा है, आज के समय को देखते हुए कोई रचना है? हाँ, ताज़ा रचना कोई जो दिल के बेहद करीब हो? दिल के बेहद करीब है, क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर काफी मन मुटाव लोगों में देखा गया फिर से है। शुरू हो रहा है ना? यस, फिर से शुरू हो रहा है। वो कहते हैं हमने सहा, पर मुझे लगता है जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हर धर्म के लोगों ने सहा था। बंटवारा। बिल्कुल। तो उसमें हम ये पर्टिकुलर किसी को नहीं कह सकते कि उन्होंने ही सहा, तो उसके ऊपर ये तो वही बात हो गई ना कि एक घर है, एक घर में एक बाप के 4 बेटे हैं, उनमें कलह हो गया, उनमें युद्ध हो गया, किसने किसको मारा, ये तो अब उनकी अपनी समझ की बात है। तो सब हिंदुस्तानी ना, सब हिंदुस्तानी थे, भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी है। बिल्कुल। तो उसी पे मैंने एक कविता लिखी थी अभी, ए कलम आज तू फिर से बोल, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। जी बिल्कुल। ए कलम आज तू फिर से बोल, ए कलम आज तू फिर से बोल, और मेरे देश का इतिहास टटोल, और उस इतिहास के तू पन्ने खोल, ए कलम आज तू फिर से बोल। जली अर्थियां ढेरों सारी चिटकी थी जिनकी चिंगारी, जली अर्थियां ढेरों सारी चिटकी थी जिनका की चिंगारी, चढ़े थे कितने बलि वेदी पर लिए बिन माटी का मोल, ए कलम आज तू फिर से बोल। मतलब हम कहते हैं शहीदों के हमें याद है नाम जो मोटे मोटे थे, लेकिन पता नहीं और कितने शहीद हुए थे कि उनकी अर्थियां जली थी, इतनी ढेरों ढेर इतिहास के पन्नों पर जिनका नाम दर्ज ही नहीं हो पाए उनके नाम। बिल्कुल। पीकर जिनका लाल लहू लपटे थी चारों ओर उठी, पीकर जिनका लाल लहू लपटे थी चारों ओर उठी, और जिनके हुनकारों से धरती गई थी डोल, ए कलम आज तू फिर से बोल, ए कलम आज तू फिर से बोल। और जैसे मैंने पहले बोला था कि हर धर्म के इंसान ने झेला था वो दुख उस टाइम, बंटवारे का, कितने लोग मारे गए, कितने ने जिंदगी ऐसी हो गई कि वो जीने काबिल नहीं रही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चोट तो सबने ही थी खाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चोट तो सबने ही थी खाई,
देखना है तो जाके टटोल अपना तो भूगोल, है कलम आज तो फिर से बोल, है कलम आज तो फिर से बोल। किसी के बेटे किसी के भाई, किसी के बेटे किसी के भाई, किसी के बाबा किसी के साईं, किसी के बाबा किसी के साईं, मानी नहीं किसी ने हार, छोड़ दी जीवन डोर, है कलम आज तो फिर से बोल। क्या बात है कलम आज तो फिर से बोल। क्या बात। और मेरे देश का इतिहास टटोल, है कलम आज तो फिर से बोल। तो मेरी कलम ने ये बोला। बहुत खूबसूरत बोला वाकई। शुक्रिया बहुत। और एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणा शिक्षा विभाग में उप निदेशक भी रही हैं। यस। तो महिलाओं की क्या स्थिति है, शिक्षिका जो हैं, बेटियां हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या पूरी तरह से उनको माहौल मिल रहा है पढ़ने का? आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या पहले से माहौल बदला है? बिल्कुल उर्मिल जी, हाँ। हरियाणा में पहले बहुत बदतर स्थिति थी महिलाओं की खासकर। मैंने जैसे बताया ना कि गऊ के खूंटे के ऊपर बांध दो, जहाँ दिल चाहा बांध दो। हाँ। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। प्राइमरी स्कूल होते थे तो मिडिल स्कूल दूसरे गांव में, तो लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़का सिर्फ पढ़ सकता था आगे। लेकिन आज के टाइम में इतना हमने चेंज देखा है कि गांव की लड़कियां, एक तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है फैशन के मामले में हम लोगों शहर वाले लोगों से भी आगे हैं। हाँ, ये तो है। मैं नोट करती हूँ, कभी शादी वादी में जाना पड़ता है रूरल एरिया में, तो उनकी ड्रेसेस देख के मैं सरप्राइज हो जाती, यार मैंने भी ऐसी ड्रेस नहीं डाली, इसने ये ड्रेस डाला हुआ। हाँ, बिल्कुल। मतलब इतना मॉडर्न हो गई है, मैचिंग करके पूरा सेट, मैचिंग। मतलब गांव में ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं। देखो उन्होंने मतलब +2 तक पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने कोर्स वगैरह किया, ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं। स्टिचिंग के लिए वहाँ पर पूरे बुटीक बने हुए हैं रूरल एरिया में। बिल्कुल। तो अपना सस्ते और टिकाऊ भी, सस्ते और टिकाऊ भी, और उनका देखो एक कमाई का जरिया भी बन गया है इस बहाने। हाँ। और मैंने जो नोट किया है कि भी अब लड़कियां भी, क्या ओनली लड़कियां नहीं, उनके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारी लड़कियां कम से कम ग्रेजुएशन करें और उसके बाद कोई कोर्स करें, ताकि वो कहीं ना कहीं नौकरी लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो। हाँ। क्योंकि खुद का स्वरोजगार करे, कुछ भी घर में बिल्कुल खोले। पहले शादी होती थी, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो लड़की की जिंदगी, मैं कहती हूँ, नरक हो जाती थी, क्योंकि ससुराल में उसको वो अहमियत मिलती नहीं थी पति के बिना, और अपना कमाने का कोई साधन नहीं था। और पेरेंट्स भी कहते थे ना कि घर से तुम्हारी डोली गई है तो अर्थी पे ही वापस आना, तो वहाँ से भी कोई सहायता नहीं मिलती थी। और उसका मुझे एक कारण ये भी लगता है कि भी पहले, अब तो 2-2 बच्चे, एक बच्चे, पहले 8-8 10-10 बच्चे होते थे। वो कहते थे पेरेंट्स हम किसका करें, तो शादी कर दी है, हमारी जिम्मेवारी खत्म। तो इसलिए अब मतलब काफ़ी रुझान गाँव वालों का हमने देखा है कि नहीं, लड़की को पढ़ाना बहुत ज़रूरी। लड़के बल्कि कम पढ़े लिखे हैं। अब देखोगे बोर्ड क्लासेस के जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उसमें भी टॉपर हमारी लड़कियां ही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप आईएएस के देखो, चाहे आईएएस के एग्जाम, उसमें हमारी लड़कियां ही टॉपर होती हैं। चलो, हम आश्वस्त हुए आपके मुखारबिंद से ये बात सुनकर कि भी हरियाणा अब पहले वाला हरियाणा नहीं है, बहुत बदलाव आ चुका है। और हरियाणा की बेटियां भी अब हर फील्ड में बहुत आगे हैं। और 2 बेटियां तो आप देख ही रहे हैं, रोहतक की। मैं भी रोहतक से हूँ, आप भी रोहतक से हैं। बड़ा अच्छा लगा रोहतक से मिलके, वो कहते दिल खुश हो गया। जी। और एक सवाल और सुनीता जी, कि जीवन जो है आपका संगीत से पूरी तरह से आप जो है ना अपने जीवन को जिंदगी बना रखा है, जीवंत कर रखा है जीवन को। संगीत है, नृत्य है, कला है, आर्ट एंड कल्चर है, उसके अलावा खान पान में भी आपका कोई सानी नहीं होगा, वो दिखता है। मॉडलिंग आप करती हैं, तो कि इस तरह से अपने जीवन को इतना खूबसूरत बना रही हैं, तो औरों के लिए क्या संदेश देती हैं हमारी दर्शक जो महिलाएं हैं? जीवन मैं को सभी महिलाओं को, हाँ, नॉट ओनली हरियाणवी, पंजाबी, हाँ, और पूरी जो हमारी महिलाएं, मैं हर एक महिला को ये कहूँगी कि देखो जिंदगी एक ही बार मिलती है। हम बेटी हैं, माँ हैं, बहू है, हम सारे फर्ज निभाते हैं, लेकिन अपने लिए जीना भूल जाते हैं। तो ये कहूँगी आप सब कुछ करिए, लेकिन अपने लिए भी सोचिए, अपने लिए भी जीना सीखिए, क्योंकि आज है कल हो ना हो। बाद में ये पछतावा ना रहे कि
अरे मैं जिंदगी में ये करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई। थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालिए। और मेरा तो वही जिंदगी का अंदाज रहा है कि जियो बिंदास, कल हो ना हो। अगर मेरा कोई प्रोग्राम होता है, कहीं जाना होता था, तो मैंने कभी छुट्टियों की परवाह नहीं करी। मैं ठा छिट्टी मारती थी, लो जी मेरी छुट्टी लो, और मैं एंजॉय करने जा रही हूँ अपनी लाइफ को। तो इसलिए खूब विदेशों में भी घूमती रही हूँ मैं। मेरे ख्याल में 8-10 कंट्रीज घूम चुकी हूँ। क्योंकि वही है कि आज जी लो, कल किसने देखा है। तो आज को जब तक अच्छी तरह से नहीं जियोगे तो हम कल अच्छे होने की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, जो विदेशों में नहीं जा सकते, जिनके पास चलो पैसे का अभाव है, संपन्नता नहीं होती, कई बार होता है कि आपके पास सरस्वती होती है, लक्ष्मी नहीं होती है, हर एक घर की अपनी आर्थिक स्थिति होती है, तो कोई महिलाएं इस उसमें ना हो कि भाई, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए क्या सलाह देती हैं? हमने पंचकूला लेडीज क्लब बना रखा है। उसमें हमारे 550 के करीब लेडीज हमारी मेंबर हैं, जो कि ट्राई सिटी से हैं। और उसमें जो कहते हैं ना, हम तो चलो नौकरी कर रहे थे, लेकिन घर में बैठी लेडीज की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो घर के काम, अपने परिवार, उसमें उलझ के अपने आप को भूल ही जाती हैं। तो उन लेडीज को, जो हमारी मेंबर्स बनी हैं, उनको हम मौका देते हैं, उसको स्टेज देते हैं कि आपके पास हर महीने हम 2 या 3 प्रोग्राम जरूर करते हैं, जिसमें कि एक थीम बेस्ड होता है जी। और कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर का लेक्चर होता है, या अवेयर करवाते हैं। यस, अवेयर भी करवाते हैं हम। गरीब लड़कियों की शादियां भी करते हैं, गरीब बच्चों का, और तो सारा मिलके एक हमारा प्रोग्राम होता है। तो उनको एक ये रहता है, अरे नेक्स्ट मंथ हमारा थीम क्या दोगे, क्या बात है। तो वो तैयार होके उसी हिसाब से आती। तो उनको एक जिंदगी जीने का मौका भी हम देते हैं। तो एक स्टेज हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बात है। उसमें वो डांस भी करती हैं, गाने भी गाती हैं, हम उसमें फैशन शोज भी करवाते हैं जी। तो उनको लगता है कि वाकई में घर में बैठ के तो ऐसे लग रहा है जैसे कुएं के मेंढक बन के रह गए हैं। तो आ ही जाएगी जीवन तो में। बाहर निकल के उनको दिन दुनिया में क्या हो रहा है ये भी उनको खबर रहती है। बहुत खूब। तो उनका काफी, तो हमारे 2-3 लेडीज तो ऐसी थी जिनका पीजीआई में ट्रीटमेंट चल रहा था। मेंटली उनको प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई होंगी। यस, वो ठीक हो गई हैं। उनका ट्रीटमेंट पीजीआई से बंद हो गया, कोई मेडिसिन नहीं ले रही। मतलब यहाँ तक हालात थे कि उसको अपने घर जाना, अपने घर तक नहीं जा पाते थे। आज वो टैक्सी बुक करके और हमारे प्रोग्राम में आते हैं। क्या बात है, बहुत खूब सुनीता जी। तो इसलिए घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, सीखना बहुत जरूरी है, खुद के लिए जीना बहुत जरूरी है। और हमें तो आज आपसे मिलके लगता है कि आज का दिन हमारा बहुत सार्थक हो गया। आपको स्टूडियो में बुला के दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा यकीनन, और आप आए, वक्त निकाला, बहुत सारी अच्छी बातें की, रागनी सुनाई। आपका हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिल जी, मुझे अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए जी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अपनी दिल की बातें आपसे शेयर की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, आज आपसे एक मुकम्मल मुलाकात हुई, एक मुकम्मल शख्सियत से। बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना, ज़िंदगी को, जीवन को कैसे जीवंत करना है, सारे रहस्य समझे। और आज बस इतना ही। किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार देते रहें, सुझाव देते रहें। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नई मेहमान के साथ। अब मुझे और सुनीता नैन जी यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।